स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सावधान, क्योंकि एक बार फिर कोविड ने दस्तक दे दी है। जी हां, चीन की तस्वीरें अब तक हम देखते आ रहे थे, जहां पर लगातार हम सुन रहे हैं कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी भी कारगर साबित नहीं हो रही है, बल्कि जीरो कोविड पॉलिसी के चलते और ज्यादा लोगों में उबाल देखा जा रहा है। लेकिन अब कोरोना ने भारत में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। भारत के अलावा अमेरिका में, ब्राजील में तमाम मामले कोविड के सामने आ रहे हैं। स्थितियां चिंताजनक बनती नजर आ रही हैं और इसी के मद्देनजर आज भारत में एक बैठक बुलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई, जिसमें डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई कि आगे किस तरह से बढ़ना होगा। फ्लाइटों को रद्द किया जा सकता है। जो तमाम यात्री विदेशों से लौट रहे हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उनकी जांच की जाएगी, क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि एक एनआरआई महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वडोदरा में BF7 का ये पहला केस सामने आया है। भारत में कोरोना का पहला BF7 वेरिएंट पाया गया है और चीन में कोरोना विस्फोट के पीछे BF7 वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुचारू रूप से हमारी तमाम उड़ानें लगातार चल रही हैं। विदेशों में लोग जा रहे हैं, विदेशी नागरिक भारत में आ रहे हैं। इसके साथ ही सामान की आवाजाही भी लगातार हो रही है और इसी के चलते अब एक बार फिर भारत में चिंताजनक स्थिति बन सकती है। इसीलिए एक बार फिर बैठकों का दौर, चिंतन मनन का दौर शुरू हो चुका है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बीती 3 लहरों में भारत ने पहले ही काफी खामियाजा उठाया है। हालांकि काफी एहतियात बरती गई और कई देशों से, कई विकसित देशों से बेहतर भारत में हालात बने रहे। लेकिन एक बार फिर कोविड अपना कोहराम न मचा पाए, इसी के लिए आज बैठक बुलाई गई थी और आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं कि क्या ये जो BF7 वेरिएंट है ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्या कुछ भारत को एहतियाती कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीता रमेश जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। साथ ही डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। और दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का FM न्यूज पर। आपका धन्यवाद। सबसे पहले दीपक सर, आपके पास हम आएंगे। सर, आज सुबह एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में डिस्कशन किया गया कि अब आगे क्या होना है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है कि BF7 वेरिएंट का पहला मामला मिल चुका है, कितनी चिंताजनक स्थिति है। आभारी हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और मेरे साथ जो 2 डॉक्टर्स हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, तो मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कहेंगे। मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। सबसे पहली चीज तो ये है कि कम्युनिस्ट चाइना कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्चाई बोलता है, बट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वो झूठ से भी ज्यादा बदी होती है। अब क्या हो रहा है मैम कि 14 दिसंबर को उनकी जो टॉप हेल्थ बॉडी है वो बोले कि अब तो हम बताएंगे भी नहीं कितने लोग बीमार हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है बताने का। ये सच है कि ये दुनिया का अभी तक जितनी ये चीनी महामारी के वेरिएंट्स आए हैं सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। कुछ लोगों ने, कुछ विशेषज्ञों ने प्रेडिक्ट किया है कि ये जीरो कोविड नॉनसेंस, जो ये टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी चीन का नेता है, इसके कारण, अब मैडम इसको सुन लीजिए, मिलियंस ऑफ चाइनीज उन्होंने कहा है मर जाएंगे 2023 में। जो नया इन्फेक्शियस वेरिएंट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इससे पहले कि आप कह सकें पिंग पोंग, तो वो कई हजार लोगों पर असर कर देता है। अब आपने ये पूछा है कि हमें एक सतर्क रहना चाहिए कि नहीं। एब्सोल्युटली आज की मीटिंग यही थी। मैं भी जानता हूं, जब पहले महामारी आई थी मैं उस ग्रुप में शामिल था जो उससे निपट रहे थे। हमारे डॉक्टर्स के सामने हम सर झुकाते हैं, उसके सामने एम्बुलेंस ड्राइवर जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, कई हजार ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। लेकिन जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, ना सिर्फ चीन में बल्कि अमेरिका में, साउथ कोरिया में, ब्राजील में, अब ये भारत में अगर पहला केस हमने रजिस्टर किया है तो पूरी तरह से सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये भी मैंने सुना है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि जो हमारी वैक्सीन है जो भारत में बनी है, ये मैंने सुना है, इसका मेरे पास सबूत नहीं है, कि वो इस वेरिएंट के बरखिलाफ भी डट के लड़ती हैं, प्रोटेक्शन देती है। चीन तो कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो जो टिंगलिंग है
वो तो दुनिया का सबसे बड़ा वायरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, नेता है, साइंटिस्ट है, थेरेपिस्ट है, सफाई कर्मचारी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सब कुछ है। ठीक है। लेकिन हमारी वैक्सीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस वेरिएंट से लड़ सकती है। अब आप जानते हैं कि 95% से ज्यादा भारतवासियों को हमने 2 या 3 टीके लगा दिए हैं। और अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। और अब जो हकीकत ये है, महज सतर्कता बदलेंगे, मास्क पे वापस जाएंगे, हाथ धोएंगे और इसके साथ भी हम वैसे ही निपटेंगे जैसे हम पहले निपटे थे। हमारे पास अब तजुर्बा है। जो हालात 2021 में हुए थे, जब हम बुरी तरह से घबरा गए थे, बौखला गए थे, अब वो नहीं होंगे। जनता को यकीन आप दिलाइए, आपका शानदार चैनल है, आप सच बोलते हैं, शोर नहीं मचाते, कि अब हम निपटेंगे इससे। बस आप लोग थोड़े सतर्क रहें और ध्यान रखें कि आप क्राउडेड जगह में ना जाएं। आप लोग थोड़ा दूर बिल्कुल, रहें, तमाम सावधानियां फिर से एक बार बरतनी होंगी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जिस तरह से कोविड के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, एक बार फिर हमें उन्हीं सावधानियों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले तो ये जो नया वेरिएंट है BF7, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, नया वेरिएंट है, अभी चाइना में आए हैं, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दैट हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये नया वेरिएंट है। बट ये बताना चाहते हैं उनका आर फैक्टर क्या होता है? इन्फेक्टिविटी फैक्टर। एक वायरस, एक आदमी अगर इन्फेक्टेड होगा तो कितना आदमी को वो इफेक्ट कर सकते हैं। पहले आर फैक्टर इंडिया में 1 था, 2 था, उसके बाद 10 हुआ। अभी जो चाइना का रिपोर्ट है, ये आर फैक्टर अभी 16 है, 16। एक आदमी 16 आदमी को इफेक्ट कर सकते हैं। बहुत खतरनाक बात है, एंड दैट इज व्हाट वरिंग एवरीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट कर रहा है इसके बारे में। तो ये भी है, बहुत जरूरी है क्योंकि इट इज वेरी वेरी इन्फेक्टिव, इसीलिए हम लोग सबको ही घबरा गए हैं। सेकेंडली, वैक्सीन जो चाइना में है, उसका कितना असर था इस वायरस कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में पता नहीं है। ये वायरस म्यूटेटेड है कि दूसरा वैरायटी है, वो उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। शायद इंडियन जो वैक्सीन किया है, हमारा जो देसी बना हुआ वैक्सीन, उसमें इम्यूनिटी ज्यादा है, उसके लिए इफेक्ट कम होगा, ज्यादा होगा, उसके बारे में बता सकते हैं। बट यस, ये मामूली बात नहीं है। प्रेडिक्शन जो है, इसको ध्यान से लेना है, खतरनाक है, डरने का बात है। काफी केसेस बढ़ रहा है, तो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग सम डेंजर इन द कंट्री। ठीक है। डॉक्टर राहुल, हमने देखा कि चीन में इस वक्त काफी दिक्कतें हैं, जीरो कोविड पॉलिसी भी फेल हो गई है। भारत में कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी, तमाम जो इन्फेक्टेड मरीज मिलेंगे, कोशिश की जाएगी ज्यादातर के मामलों में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। कितनी कारगर साबित हो सकती है और कितना वक्त लगेगा इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी चाइना में जिस प्रकार से कोविड फैल रहा है, हमें अभी सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप देखिए, तीसरी वेव आई थी पिछले साल ओमिक्रॉन की, जिसका 6 था, 8 था, जिसको ये कहा गया कि बहुत तेजी से फैला, पर क्या वो वैक्सीन को मात दे पाया? आपको अपना पर्यावरण समझना पड़ेगा कि हमारा पर्यावरण इस देश में ये है कि 98% से ज्यादा लोगों ने 2 डोज लगा चुके हैं और 26% लोग बूस्टर लगा चुके हैं। और हमारी टीके की क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी अच्छी थी। इस बात का हमें गर्व है। जिस प्रकार से जीनोमिक सीक्वेंसिंग की क्या जरूरत है, ये देखिए, 1-1.5 हफ्ते का डर है शायद, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग से 3 केसेस ऑलरेडी BF.7 के निकल चुके हैं गुजरात में। ये पता लगाना में टाइम नहीं लगेगा कि वैक्सीन को मात देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि वैक्सीन से कोविड होगा या नहीं होगा इसका मतलब नहीं है। कोविड हो सकता है, बट उससे होने वाली गंभीरता या उससे होने वाली मृत्यु ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। पिछले 9 महीने में हम देख चुके हैं। तो लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है, डिबेट है। हमें 1-1.5 हफ्ते तक के काले बादल आए हैं, ये बिना बरसे चले जाएंगे और ऐसे अनेकों बादल आते रहेंगे, अनेकों वायरस के फॉर्म में और इसी वायरस के वेरिएंट के फॉर्म में, जिनके लिए आज मानव जाति पूरी तरीके से तैयार है। एटलीस्ट हमारा देश तैयार है। वैक्सीनेशन हो,
दवाई हो, अस्पताल हो, सरकार हो, जीनोमिक सर्विलेंस हो, सारी चीजें अपनी प्लेस में है। आपका कर्तव्य ये है सरकार की बात को सुने और आगे बढ़े। अभी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष में आप सब लोग मिलिए, अपना ध्यान रखिए। दैट इज ऑल। ठीक है। दीपक वोहरा सर, देखिए हमने देखा कि पिछली दफा भारत और विदेशी नागरिक जो ये एक्सचेंज हो रहा था, लोग घूमने जा रहे थे, विदेशी नागरिक भारत में आ रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, इसके चलते कोविड की दर बहुत तेजी से बढ़ी थी। यही एक वजह देखी गई थी कि भारत में कोरोना पहुंचा था। इस बार क्या समय रहते हमें उड़ानों पर नजर नहीं रखनी चाहिए? जो तमाम नागरिक बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जाए, जो चूक पिछली बार हो गई उससे सबक लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं, लेकिन एक रियलिटी भी होती है, बहुत कठिन होता है कि जो भी पेशेंट आ रहा हो या पेशेंट नहीं, जो ट्रैवलर आ रहा हो, टूरिस्ट आ रहा हो, अंदर आ रहा हो, उसके पिछले 3 साल में कहाँ गया है, क्या किया है, वो सब पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उन पे अब डिलेज होने लग गई है क्योंकि बहुत जबरदस्त चेकिंग हो रही है। मैं इतना कहता हूँ, अभी आपने प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रमेश की बात सुनी, आपने डॉक्टर राहुल भार्गव की बात सुनी। ये असली डॉक्टर है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर। ये टिंग टिंग की तरह नहीं है जो सब कुछ जानता है, कभी मेडिकल स्कूल गया नहीं है। और आपने सुना कि डॉक्टर अनीता ने और डॉक्टर राहुल ने ये भी कहा है कि अभी हमें और पता लगाना है, हमें और जानकारी हासिल करनी है। लेकिन उस देश में चीन जो गिरी हुई कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सब जानते हैं, कोई जानकारी ऐसी दुनिया में नहीं है जो भगवान उनको दे पाए। वो तो इस दुनिया के अपने देश के भगवान है। ये एक अंतर है। लेकिन सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी। जो हमारे लोग आ रहे हैं ध्यान रखना पड़ेगा, जो पर्यटक आ रहे हैं, बिजनेस पे आ रहे हैं। बिजनेस हम बंद नहीं कर सकते मैम, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें हैं हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे स्टील हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उसमें चीनी इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट है। तो एकदम से हम बंद नहीं कर पाएंगे, भले ही आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन द बेस्ट चीज जो कहते हैं मैम, प्रिवेंशन होती है, और प्रिवेंशन आती है प्रिकॉशन से। अगर आप लोग प्रिकॉशन लें, भारत की जनता, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनको यकीन दिलाइए कि हम तैयार हैं, हम सतर्क हैं। मैं ये पूरी सरकार की तरफ से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हम इससे भी निपटेंगे। हम बौखला गए थे पिछली बार, लेकिन अब हमारे पास तजुर्बा है, आत्मविश्वास है, और सबसे बड़े हमारे पास डॉक्टर अनीता रमेश और डॉक्टर राहुल भार्गव जैसे नागरिक हैं। डॉक्टर अनीता, क्या सरकार को एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए? क्योंकि जब से कोरोना के बढ़ते मामलों की बात आई है, उसके बाद से सियासत भी तेज हो गई है। और क्या ये माना जाए कि वक्त आ गया है कि समय रहते एडवाइजरी जारी कर दे, ताकि लोग सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं? हमारे ख्याल से ये सभी टाइम आ चुके हैं हम लोग को इसके बारे में मेजर्स लेने के लिए। आपको पता होगा डिक्लेयर कर चुके हैं कोविड इज नॉट ओवर, और 5 पॉइंट द्वारा आप टेस्ट करते रहिए और डिटेक्ट करके ट्रीट करते रहिए, वो आ गया है। ओके, जो नीति आयोग से भी आया है, काफी टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। और इसके ऊपर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जहाँ पे ट्रैफिकिंग ऑफ ट्रैवलर्स उसको ब्लॉक करना है। जो नया केसेस इंडिया में पॉजिटिव होगा, तभी पता चल जाएगा वायरस क्या है, नया कि पुराना वायरस है। जिन्होंने ब्लॉकिंग, टेस्टिंग, स्क्रीनिंग अभी ऑलरेडी इन प्लेस, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, लेटर भी रिलीज हो चुके हैं। आज सुबह एक्सरसाइज करना है, सब कुछ रेगुलेशन, पर्टिकुलरली वी आर गेटिंग न्यू ईयर एंड क्रिसमस अभी आ रहा है, उसी में बहुत सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर। तो पब्लिक के लिए खतरनाक भी हो सकता है, एंड वी हैव टू बी अलर्ट टू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स फेस्टिवल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग। सो यस, वैक्सीनेशन आई थिंक जो तो था डोज नहीं मिला,
ये देखा कि लोग खास तौर पर देखिए क्योंकि छुट्टियों का सीजन आ रहा है तो लोग कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा जाते हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो हिल स्टेशंस हो या फिर समंदर किनारे, गोवा है, मुंबई है, साउथ के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। पहाड़ी इलाकों की तरफ लोग सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो क्या टूरिस्ट इलाकों में जो पिछली बार की तरह था कि आपको अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर चलना है, आपको वहां जाने पर सरकार को इत्तला देनी होती थी, जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वेबसाइट बना दी गई थी बाकायदा, आपको डिटेल्स उस पर डालनी थी, समय रहते ये कदम अगर उठाए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, क्या हर तरीके के वायरस से हम बच सकते हैं? क्योंकि चीन की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर तो मौतों का भी आंकड़ा बहुत ज्यादा, और ये कहा जा रहा है कि उनकी वैक्सीन दरअसल कारगर नहीं है। हमारे यहाँ हमने बहुत सारी वैक्सीन दे दी हैं और पूरे आंकड़े भी मैं इस वक्त दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि कितनी डोजेस दे दी गई हैं हमारे देश में। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, तो ये जो कुछ स्टेप्स है इनको अब उठा लेना चाहिए हमें, क्योंकि हॉलीडे सीजन आ चुका है, क्रिसमस है, न्यू ईयर्स ईव है। बिल्कुल, ये अभी तक जो डेटा और आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि हमको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं आया, या ये वेरिएंट में भी हमको ये नहीं दिखाया कि हमारे वैक्सीन को मात देके ये आगे बढ़ रहा है। हाँ। एक हफ्ते में ये शोध से पता चल जाएगा कि इस वायरस का प्रारूप और स्वरूप कैसा है। तो लोगों को थोड़ी प्रिकॉशन रखना जरूरी है, बट इस समय कड़ी चुनौती देके उनको अपने वापस घरों में रखना या उनको घूमने जाने से रोकना इस समय हमारी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा। इकोनॉमी हमारी चलने लगी है, इट इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड। IMF हो या कोई भी संस्था हो, उसने हमारे को सराहना की है हमारे इकोनॉमी की। तो हमें लगता है कि अभी प्रिकॉशन खुद वो स्वयं ले, एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। और शायद जो 2021 हमने गुजारा था, 2020 और 2021 वैसी भयानक स्थिति नहीं आएगी। अभी तक का डेटा हमें यही बता रहा है। और सरकारें और साइंटिस्ट उस पर कड़ी पैनी निगाह रखे हैं कि वो किस प्रकार से और किस तरफ जाने वाला है। थोड़ा प्रिकॉशन रखना जरूरी है, पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। क्लोज डोर मीटिंग से थोड़ा कम रहे, बट बाकी यथास्थिति है। भले ही अभी मास्क की एडवाइजरी नहीं है, जहां मास्क पहन के जा सकते हैं मास्क पहन के चले जाइए। शायद 1-1.5 हफ्ते में ये खतरा भी टल जाएगा। ठीक है, आप लगातार डॉक्टर राहुल आप लगातार ये कह रहे हैं 1-1.5 हफ्ते का समय है, काले बादल छट जाएंगे, 1-1.5 हफ्ते में स्थिति भी साफ हो जाएगी और शायद खतरा टल जाएगा, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा जानकारियां होंगी कि क्या कुछ हो रहा है, क्या है दरअसल इस पूरे वायरस में। दीपक वोहरा जी, देखिए हमने देखा कि पिछली 2 लहर जो कोविड की थी वो बेहद खतरनाक थी। ओमिक्रॉन जो था, जो तीसरी लहर आई थी ओमिक्रॉन की वजह से, उस वक्त हालांकि लॉकडाउन नहीं लगा, लोग उतने प्रभावित नहीं हुए। हालांकि ये देखा गया था कि बहुत सारे लोग बीमार थे लेकिन घर पर रहकर ठीक हो जा रहे थे। लेकिन पहली और दूसरी लहर, इसने देश को झकझोर कर रख दिया था, खासतौर पर इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया था। उसी का नतीजा है कि आज काफ़ी सारे लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, नौकरी खो चुके हैं। क्या देश में तीसरा लॉकडाउन ना लगे, इसके लिए सरकार तैयार है? क्या इस बार भी हमारे पास वो तमाम मापदंड है जिससे हम इकोनॉमी को बचा सके? क्योंकि लोगों के साथ साथ इकोनॉमी का बचना बेहद ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी तबाह हो जाएगी तो लोग नहीं पनप पाएंगे। जिस रास्ते पर भारत बढ़ रहा है, जिस अमृत काल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इकोनॉमी का फ्लरिश करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने अभी कहा है कि 2 लॉकडाउन लगे थे, लॉकडाउन तो एक ही लगा था नेशन वाइड, लेकिन अभी कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है कि लॉकडाउन से कोई फर्क पड़ता है। किसी और देश में, बड़े देश में लॉकडाउन नहीं हो रहे। हाँ, प्रिकॉशंस लेने से बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ चीन में वो 0 कोविड के पीछे दौड़ रहा था, लॉकडाउन। मैडम, आपने अभी इकोनॉमी की बात की है। एक तरफ अंग्रेजी में जैसे कहूंगा, एक तरफ लाइव्स हैं, दूसरी तरफ लाइवलीहुड है। आप क्या चुनेंगे? अगर आपको ये निर्णय करना पड़ता, हम दोनों को चुनते हैं, लाइव्स एंड लाइवलीहुड। और पूरी कोशिश जो रहेगी मैम, अगर स्वच्छ भारत आंदोलन हमारे देश में चला था, जनधन योजना का चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चला था, वो इसलिए सफल इसलिए हो कि वो पीपल्स मूवमेंट बन गए थे, लोगों ने उनको अपना लिया था। तो इस वायरस से निपटने के लिए भी एक पीपल्स मूवमेंट, आपके प्रधानमंत्री हो, वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे देश में
एक ऐसा प्रधानमंत्री है, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है। जब वो आप कॉल दे रहे हैं कि फिर से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, आप अपनी सतर्कता को भूल मत जाइए, अलर्ट रहिए। मेरा मानना है, और मैं ये देख चुका हूं 3 अफ्रीकी देशों में, वहां के प्रधानमंत्री को मैं विशेष सलाहकार हूं, मैं जानता हूं कि नॉर्मल प्रिकॉशन के साथ अगर जनता आपके साथ है तो हम इस चीनी महामारी को मार देंगे मैम, हम पर इतना असर नहीं पड़ेगा और साथ साथ आपकी इकोनॉमी पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्दी पिछली बार रिकवर किए थे, इस बार तो हम उसको आने नहीं देंगे मैम। ठीक है डॉक्टर राहुल, देखिए आंकड़ों के अनुसार बूस्टर डोज अभी काफी कम लगी हैं। हालांकि जो टीकाकरण की दर है वो बहुत अच्छी चल रही है, बल्कि हमने रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण किया है। भारत में रिकॉर्ड कायम हुआ है टीकाकरण का, लेकिन बूस्टर डोज अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं लगी है। करीब 23 से 26% लोग अभी तक बूस्टर डोज ले चुके हैं। ये कितना घातक साबित हो सकता है? क्या बूस्टर डोज लेना बेहद जरूरी है? 2 डोज के बाद तीसरी ये जो डोज है, प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये मौका हमारे लिए सुनहरा अवसर है जहाँ पे आप लोगों के जन जागरण में वापस जाके बूस्टर डोज की बात कर सकते हैं। मैं इसको भी, इस एडवर्सरी को भी पॉजिटिव में देखता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हमें बूस्टर डोज सिर्फ 26% लोगों ने ही लगाई थी, जबकि ये बात पक्की है कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना में दोनों में सिमिलैरिटीज हैं कि हर साल टीकाकरण लगवाने की उनको आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा चीज, हमें टीकाकरण को अब खोल देना चाहिए, इसमें फ्री या पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी वॉक इन करके अपने टीकाकरण करवा सकता है। तो बूस्टर डोज की आवश्यकता है, उसका दुष्प्रभाव नहीं है, लोगों को दोबारा से समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोग भूल चुके थे। अगर आप और अब जब लोग नहीं भी लगवाते, अगर बाई चांस, तो जो एल्डरली साइड पे लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उन लोगों को कोविड की बूस्टर डोज लगवाना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। तो हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको हम बुला सकते हैं और जन जागरण में वापस वो एनर्जी ला सकते हैं, ताकि वो घर से निकल के अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। क्योंकि पिछले 9 महीने में कहीं ना कहीं आप मानेंगे इस बात को कि हम सब कोविड को भूल चुके थे, लगभग भूल चुके, बिल्कुल। दूसरी वेव को आज पीछे छोड़ के आगे लीप से बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें बूस्टर डोज के बारे में बात करना आवश्यक होना चाहिए। सर, हमने बुजुर्गों की बात कर ली, बच्चों का क्या? क्योंकि हमने देखा कि 12 साल से ऊपर तक के बच्चों की बात हो चुकी है। जो छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल वापस खुल गए हैं, क्या रास्ता है उनको बचाने का? क्योंकि अब एग्जाम्स के दिन करीब आ रहे हैं फिर से। बच्चों में पहले भी बीमारी एग्रेसिव नहीं थी, आज भी बच्चों में एग्रेसिव नहीं है। तो बच्चों को टीकाकरण ऑप्शनल है, बच्चों को उनका बचपन जीने दें, स्कूल जाने दें। अभी तक वो बात नहीं आई है जहाँ पे हम स्कूल बंद करने की बात अपने ड्रीम्स में भी सोचें, सपनों में भी सोचें। बच्चों को कुछ नहीं होगा। 4 वेरिएंट, 18 वेरिएंट हम देख चुके हैं देश में, कभी बच्चों को कुछ नहीं हुआ, इसलिए घबराने की आवश्यकता। यानी जिस तरह से हॉलिडे सीजन चल रहा है, एग्जाम्स बच्चों के आने वाले हैं, तो पैनिक करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। दीपक वोहरा जी, सर देखिए, हम हर बार ये देखते हैं कि सियासत बहुत तेज हो जाती है जैसे ही कोई मुसीबत हमारे देश में आती है। इस बार जब कोरोना का ये नया वेरिएंट आ रहा है, चीन और तमाम देशों के हालात हम देख रहे हैं, खासकर तौर पर चीन से काफ़ी हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर काफ़ी हालात बताए जा रहे, काफ़ी ख़राब हैं। ऐसे में जब सियासत की बात आती है, तो क्योंकि आप पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इन तमाम मसलों को समझते हैं, कैसे विदेशों को हैंडल करना है, कैसे देश के अंदर तमाम पार्टियों को साथ में लाना है। तो ऐसे वक्त पर क्या किया जाए कि सभी लोग एक साथ आकर अब इसकी तरफ आगे बढ़े, ताकि हमें खामियाजा, पिछली भूल से कैसे सीखे? दरअसल पिछली भूल से यही सीखना है मैम। सबसे सियासत के लिहाज से बताइएगा सर। पूरी क्षमा करें, आपने कुछ कहा? सियासत के लिहाज से बताइएगा सर। जो इस समय मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो डिप्लोमेट हूँ, हम लोग इंटरनल सिचुएशन पे कमेंट ज्यादा नहीं करते, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि ये ऑल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल ऑफ पीपल अप्रोच होनी चाहिए। तो जितने हमारे नेता लोग हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, इस समय जो उनके बीच में विवाद है उसको भूल जाइए और एकजुट होके इस
जबरदस्त बीमारी का सामना करें, क्योंकि मैडम मानवता की सर्वाइवल के लिए, हम लोग मनुष्य हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए पिछले 1000 साल में ये सबसे बड़ी चुनौती है और हमारे डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि इस तरह से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो अभी पॉलिटिक्स को भूल जाएं, यही मेरा आग्रह है। मैं आपको बता देता हूँ 1982 में फॉकलैंड क्राइसिस हुआ था ब्रिटेन में। हाउस ऑफ कॉमन्स में वो बोले हम मार्गरेट थैचर से सहमत नहीं है, लेकिन अभी हम सब उसके साथ हैं। 9/11 के बाद हम जॉर्ज बुश से सहमत नहीं है, लेकिन अभी हम उनके साथ हैं। और फिर 2015 नवंबर में फ्रांस पे अटैक हुआ, हम फ्रांसवा होलैंड के समर्थक नहीं है, लेकिन अभी हम उनके साथ हैं। वही हम आज चाहते हैं कि जो आपके पर्सनल या पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो बाद में बात करिए। इस समय एक चुनौती है देश के सामने में, अगर मिल के उसका सामना किया, पॉलिटिकल डिफरेंसेस बाद में, हम आसानी से, मैम हमारे पास बहुत दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर, नर्सेज, मेडिसिन है, बड़ी आसानी से हम इसको मात दे सकते हैं। बस यूनिटी, एकता की समय आवश्यकता है। डॉक्टर राहुल, लगातार ये बात कही जा रही थी कि कोविड कहीं नहीं जाने वाला, हालांकि हम सब लोग भूल गए थे, लेकिन लगातार कहा यही जा रहा था कि कोविड कहीं नहीं जाने वाला, हम सबके बीच रहेगा और हमें इसके साथ जीने का आदी होना पड़ेगा। BF7 की दस्तक क्या इसी बात का संकेत है? डॉक्टर राहुल तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल दीपक वोहरा जी, हम लगातार यही कह रहे थे कि कोविड कहीं नहीं जाने वाला है और अब ऐसा लग रहा है कि वाकई कोविड के जो वेरिएंट्स है, ये नए वेरिएंट्स आते जाएंगे, अपना रूप बदल कर आते जाएंगे और कहीं ना कहीं मानव जाति को इससे लड़ना सीखना ही होगा कि कैसे इसके साथ साथ जीते चले जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सेल्फ म्यूटेटिंग वायरस है। ये तरह तरह के रूप धारण कर लेती है। कितने लोगों को इंसान से इंसान तक गई, दूसरे इंसान से फिर बिल्ली तक गई, बिल्ली से चूहे तक गई, चूहे से किसी और तक गई, वो म्यूटेट होती होती वापस आती है। एक चीज जरूर है मैम, एक विश्व स्वास्थ्य संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्कुल बेकार की संस्था है। उसकी जो महानिदेशक है वो तो चीन के महाचमचे हैं, उन पर विश्वास मत करिए। अपने जो डॉक्टर्स हैं, आपकी सरकार जो कहती है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो कहता है, आज भी मीटिंग ली है, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद वो मीटिंग ली, उन्होंने यकीन दिलाया पूरे देश को कि हम जानते हैं क्या हो रहा है, हम उससे निपटेंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है मैम, जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, भरोसा रखिए, मिल के हम मुकाबला इसका कर सकते हैं मैम। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूल जाइए। एक अंग्रेजी में मैडम कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ the tough get going, मैं उसे आगे जोड़ता हूँ, when the going gets toughest, the Indians get going। दुनिया को एक बार फिर से हम दिखा देंगे किस तरह से हमने उस वायरस का रुख बदल दिया है, इसको वापस कर दिया, इसको मार दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, ताकि सारी दुनिया हमसे सीख सके। ये हमारा मौका है। इट इज इंडिया नाउ, इट इज आवर टाइम हैज कम। हमने इकोनॉमी के बारे में दुनिया को दिखाया है, हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में किया है, अब जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है दुनिया का, उसके बारे में भी हम सबसे आगे रहेंगे। तो चलिए, सार यही है कि हमें अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रिकॉशंस ले लें, सजग रहें, वो बेहतर है, क्योंकि पैनिक नहीं करना है, नो पैनिक बट प्रिकॉशन। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े, दीपक वोहरा जी हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो भारत में एक नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है। चीन में इस वेरिएंट के चलते हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत में फिलहाल स्थिति पैनिक करने जैसी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेना, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यानी फिर से मास्क जरूरी है, भीड़ में जाने से आप बचे, बार बार अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ में ना जाएं, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, घरों पर रहें। इन तमाम हिदायतों का एक बार फिर से ध्यान देना, इन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोविड से हम लगातार लड़ रहे हैं। कोविड के खिलाफ हमने अपने डोजेस का इस्तेमाल किया है, वैक्सीनेशन किया गया है, लेकिन ये सब कुछ तभी कारगर साबित होगा जब आप और हम सजग रहेंगे। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन सावधान रहें, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।